हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का जो आप लोग को प्री टेस्ट एग्जाम हो रहा है, उसमें साइंस का सभी का आंसर देखेंगे डिटेल में, सभी का न्यूमेरिकल जितने सारे बता देंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और बता दें दोस्तों, ये जो आप लोग को प्री टेस्ट हो रहा है, जो बोर्ड एग्जाम से पहले का एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारा सवाल ऐसा भी है जो आप लोग को डिट्टो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। आप लोग जो मॉडल पर सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी के टाइप का कह सकते हैं, उससे भी अच्छा है, क्योंकि ये प्री टेस्ट यानी कि बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले का टेस्ट होता है। तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का ही पैटर्न है, जैसा बोर्ड एग्जाम में आप लोग को सवाल पूछा जाएगा उसी प्रकार के सवाल इसमें पूछे गए हैं, उसी के जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग मैथ का और सोशल साइंस का भी आप लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बस कमेंट कीजिए आप लोग चाहते हैं कि नहीं, और शेयर तो दबा के कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो एग्जाम में इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा वही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। विस्थापन की दर है, तो दोस्तों विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की दर मतलब एक्चुअली होता क्या है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय क्या होता है दोस्तों? तो उसको बोलते हैं वेग, यानी कि 1 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ऑडोमीटर क्या मापता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑडोमीटर जो होता है वो चली गई गाड़ी के द्वारा जो चली गई दूरी होता है उसको मापता है, लेकिन अगर स्पीडोमीटर बोलता तो स्पीड को मापता, यानी कि चाल को मापता। ध्यान से याद रखिएगा, किसी और को टिक मत कर दीजिएगा। ऑडोमीटर में चाल को नाम से याद रहेगा, स्पीडोमीटर मतलब स्पीड, स्पीड मतलब चाल, तो स्पीडोमीटर चाल को मापेगा और ऑडोमीटर जो है वो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोला जाता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा, रिटार्डेशन। ऋणात्मक त्वरण का क्या होता है? जब धीरे धीरे त्वरण घटने लगता है, जैसे मान लीजिए अभी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कुछ देर बाद 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इस तरह जब त्वरण घटता है तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो सभी को पता है दोस्तों, बल का होता है, यानी कि फोर्स का होता है, न्यूटन होता है। और ये असाइनमेंट से जरूर पूछा जाएगा सवाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसका संवेग हो जाएगा। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए, P = mv। अब आप बताइए, भी को अगर आधा कर देंगे तो ये पूरा आधा हो जाएगा ना, यानी कि mv/2, यानी कि जो संवेग उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा हो जाएगा संवेग भी, अगर वेग को आधा कीजिएगा तो। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, वेग जो है और विस्थापन ये दोनों सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फॉल्ट हुआ है, दोनों यहाँ पर सदिश राशि है। एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, एग्जाम अगर दोनों देगा तो किसी एक को भी टिक कीजिएगा तो आपको सही नंबर मिल जाएगा। 7 में देखिए क्या बोला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि F = क्या होता है, ma होता है। ठीक है, तो बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होता है? जितना बल बढ़ाएंगे उतना त्वरण बढ़ेगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। अगर बल बढ़ाइएगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, इसलिए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू फोर्स। 8वां सवाल बोला है, द्रव्यमान नीचे किस संबंध में प्राप्त होता है? द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग को पता है F = क्या होता है सर? तो F = होता है ma, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा? तो F/a, यानी कि बल बटे त्वरण हो जाएगा। तो बल बटे त्वरण कहाँ दिख रहा है आप लोग को सर? 1 नंबर में दिख रहा है, तो मार दीजिए इसको सही आंसर, बल बटे त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, त्वरण का ऐसा मात्रक है। तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होगा दोस्तों? तो त्वरण का ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से। ठीक है, स्क्वायर, कहीं कहीं स्क्वायर सभी लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार की चाल 10 सेकंड में बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण है। ठीक है, 20 से कितना हो जाएगा 50। तो पहले देखिए इनिशियल वेग है वो कितना 20 और फाइनल वेग है 50, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसको मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे हम। तो यू कितना है? यू है 20, तो उसको हम 5/18 से गुना कर देंगे, हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो 2 9 18, 2 10 से 20, 10 5 50/9 हो जाएगा एगो यू। और भी निकाल लेते हैं, भी कितना है? भी है आप लोग का 50, तो 50 × 5/18 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, कुछ कटेगा, 2 9 18 और 2 5 50, तो 25 25 125, तो 125/9 आप लोग हो जाएगा। हम लोग को निकालने क्या बोला है कि इसका जो होगा उस कार का त्वरण क्या होगा, a। तो हम लोग जानते हैं a = क्या होता है, v - u/t हो जाता है ना। तो v मतलब कितना, 125/9 माइनस u कितना, 50/9। यहाँ देख सकते हैं ये है v, एक मिनट, ये है v और ये है u। ठीक है, अब बटे t, समय कितना है 10 सेकंड। चलिए मैं उधर लिख देता हूँ। ठीक है, 25/9 और 125/9 और 50/9, तो 125/9 और -50/9। ठीक है,
और बटे में टी कितना है 10। इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो 125 माइनस 50 हो जाएगा, 125 माइनस 50 और बटा में 10 है। इसको 125 में 50 घटा दीजिए तो 75 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, 75 बटे 9 और बटा में है 10, तो मेन बटा दोस्तों ये वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 यहाँ आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 यहाँ पर 5 एकम 5, 5 5 25, फिर कटेगा 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि 5/6 आ रहा है। इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आप भाग दीजिए तो 6 8 48, 0.8 48 तो 2 बचे 83, तो 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका मैच कर रहा है, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लीजिए, निम्न में कौन सदिश नहीं है। सदिश कौन नहीं है, तो भैया विस्थापन भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, और चाल यहाँ पर जो है वो सदिश नहीं है, यानी कि चाल आपको अदिश राशि हो जाएगा। सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। उसमें क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा खराब है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ और आप लोग को समझ में आ ही जा रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, तो दोस्तों ये आप कमेंट करके बोलना है क्या हो कहीं क्या नहीं हो सकता। सदिश का परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, धनात्मक नहीं हो सकता है, कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कि भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। तो इसका जवाब लोग कमेंट करके बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। किसी का विस्थापन अगर शून्य है तो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। देखिए विस्थापन शून्य है तो दूरी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से गया फिर वापस आ गया, तो विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन दूरी तो कुछ चला नहीं, इतना गया इतना आया, तो दूरी शून्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 शून्य हो सकता है, 4 सही हो जाएगा। 14 निम्नलिखित 14 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है, कौन यहाँ पर पदार्थ नहीं है पूछा है। तो दोस्तों स्नेह जो है वो स्नेह पदार्थ नहीं होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ को आप लोग गर्म करिएगा तो उसका आयतन बढ़ता है ना जी, तो बढ़ जाएगा, ओके। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, तो यहाँ पर देखिए बारूद, ठीक है, आग मतलब बारूद जो है वो क्या है, वो एक मिश्रण है, यानी कि 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल, आप लोग देखेंगे गैस हवा में इधर उधर घूमता है, आप आसानी से हाथ चला सकते हैं, मतलब गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है दोस्तों, वो कम होता है, ठीक है, यानी क्या हो जाए, कम होता है। फिर निम्नलिखित में ठोस तत्व नहीं है, ठोस कौन निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो तत्व कौन नहीं है, देखिए ऑक्सीजन भी तत्व है, ब्रोमीन भी है, जस्ता भी है, लेकिन कागज भैया जो है वो तत्व नहीं है, कागज अलग है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो यौगिक कौन है देख के बोल सकते हैं। यौगिक क्या है यहाँ पर, संगमरमर, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये होता है संगमरमर का सूत्र, और यही दोस्तों यहाँ पर एक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन से विलयन है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है, तो विलयन देखिए क्या क्या, विलयन मतलब घोल यहाँ कौन कौन है, समुद्री जल भी है, सोडा वाटर भी है और वायु भी है, लेकिन मिट्टी नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछता तो मिट्टी होता, लेकिन पूछा है कौन है तो तीनों है, नहीं है पूछता, कुछ अगर मिसप्रिंट हुआ होगा तो एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, किसी पदार्थों के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। उसमें जो किसी भी पदार्थ के अणु में जो परमाणु विद्यमान रहता है, परमाणु विद्यमान, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी परमाणुकता कहते हैं, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा, एटोमिसिटी। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है, द्रव में क्या निश्चित रहता है, तो द्रव का दोस्तों आयतन हमेशा निश्चित रहता है, ठीक है। अगर आप किसी भी 1 लीटर द्रव को अगर दूसरे किसी भी जार में डालिए, उसका भी साइज 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है, मतलब उसका आयतन जो है वो बदलेगा नहीं। आकार घनत्व अभी बदल सकता है पर आयतन कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन मतलब गैस है से द्रव में आ गया तो क्या हो जाएगा, उसको संघनन बोलते हैं, यानी कंडेंसेशन बोलते हैं, तो इसका 3 सही हो जाएगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े, देखिए आर्द्र मतलब क्या, वायु में नमी रहेगा, जलकण रहेंगे, तो उसका वायु में जब ऐसा होगा वायु तो कपड़े धीरे सूखेंगे, यानी कि विलंब से सूखते हैं, ठीक है। तत्वों का एक उदाहरण क्या है, तत्व यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन जो दिख रहा है वो एक तत्व है, 25 का डी सही हो जाएगा, 4 नंबर। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। देखिए इत्र की गंध जब वायु में चारों तरफ फैल, उसको हम लोग विसरण बोलते हैं, विसरण या फिर आप लोग प्रसरण बोलिए तो भी चलेगा, तो प्रसरण यहाँ पर है तो उसको मार दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो कोशिका होता है जीवन की मौलिक इकाई। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, तो दोस्तों पादप कोशिका का यहाँ पर कोशिका भित्ति, यानी कि 28 का 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो होता है वो निर्जीव होता है और कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, कॉर्क कोशिका में सुब्रीन नामक पाया जाता है, यानी कि सुब्रीन इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का, ठीक है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है, सुब्रीन पाया जाता है।
जिस मृदु ऊतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे डैश कहते हैं। जिसमें हरित लवक पाया जाता है, ऐसा मृदु ऊतक जिसमें हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसमें हरित लवक पाया जाता है उसे हम लोग कोलेरेनकाइमा कहते हैं, यानी कि 30 का 2 सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तंत्रिका कोशिका ही है, यानी कि 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे हम लोग का है 32 नंबर कि तारक केंद्र का कार्य क्या है? तारक केंद्रक का कार्य क्या है? तारक केंद्र का कार्य दोस्तों यहाँ पर है तर्कु निर्माण, ठीक है। तर्कु निर्माण यानी कि स्पाइंडल फॉर्मेशन, तर्कु निर्माण सही हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर का बाहरी और भीतरी आरक्षक आवरण बनाते हैं। शरीर का बाहरी और भीतरी आवरण रक्षक आवरण बनाते हैं, कौन बनाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में फ्लोएम क्या कार्य करता है? तो भोजन का वहन करता है, यानी कि जो आहार बनाता है पत्तियां वो आहार का वहन करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों कॉर्क में आप लोग का सुबरीन के जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा पैदा हो जाता है, सुरक्षा मिलता है, उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। पादप कोशिका चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, यानी 36 का 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और 37 में पूछा है, सेल शब्द की उत्पत्ति समुद्र वैज्ञानिक नाम लिखिए। समुद्र वैज्ञानिक नाम है रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक आप लोग देख सकते हैं। कहाँ चला गया जी? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? 38 नंबर, तो ये पाई जाती है दोस्तों उपास्थि में, यानी 38 का 3 सही हो जाएगा। 39, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक का नाम क्या है? तो दो अस्थियों को जो आपस में जोड़ता है उस रेशेदार ऊतक का नाम है दोस्तों यहाँ पर लिगामेंट, यानी कि 39 का 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, अस्थि है, अस्थि क्या है? तो दोस्तों इट इज कनेक्टिंग टिश्यूज, यानी कि संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 40 सवाल खत्म होता है। हर एक सवाल को अच्छे से देख लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएं, क्योंकि इससे हो सकता है बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में रेटो मिल जाए और इसी पैटर्न पर सवाल पूछे। इसलिए आप लोग मॉडल पेपर, जो प्री टेस्ट पेपर जो भी सवाल आ रहे हैं आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिए, उसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ध्यान मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह पढ़ के रहिए, आगे बढ़िए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।